बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब फैमिली, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसे कहते हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब एक औरत अपना बच्चा पैदा करती है और बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन हो, उसके बाद जो फीमेल को उसके स्ट्रेस की वजह से उसके मूड स्विंग्स होते हैं, या वो एग्जाइटी फील करती है, घबराहट उसको महसूस होती है, या उसको एकदम से एक गमज़दगी का जो एक एहसास होता है, जो कि माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसकी जो माइनर फॉर्म है इसे हम कहते हैं बेबी ब्लूज़। बेबी ब्लूज़ जो है वो बच्चा पैदा करने के 2 हफ्ते बाद तक रहती है, और जिसमें औरत को हर टाइम जो है एक सैडनेस वाली फीलिंग होती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो एक अलार्मिंग कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये सिवियर फॉर्म ले अख्तियार कर ले, तो जिसकी वजह से खातून ना सिर्फ अपने आप को हार्म कर सकती है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर सकती है, बल्कि वो अपने जो पैदा हुआ बच्चा है उसको भी हार्म कर सकती है। और जिसकी वजह से बेबी के अंदर फर्दर लाइफ में उसकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे उसमें डेवलपमेंटल डिले आ सकता है, या उस बच्चे में जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, और वो बच्चा जो है फर्दर लाइफ में उसको बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं, जैसे कि वो माशरे में उसको बॉन्डिंग करना लोगों के साथ, और उसके अखलाक में और उसके मतलब एक जो नॉर्मल सोशल बिहेवियर होता है वो अफेक्ट हो सकता है। तो आज समझते हैं कि व्हाट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो एटियोलॉजी है, यानी कि क्यों होता है, तो इट इज़ अननोन। इसके पीछे मतलब नोबडी नोज़ कि इसकी रीज़निंग क्या है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस बलूचिस्तान में बहुत देखा है कि हमारी जो बलोच बहनें हैं या ब्रोई बहनें हैं, वो बहुत ज़्यादा हुक्का स्मोकिंग की एडिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा हुक्का पीती हैं। तो काइंडली अपनी ये स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ दें, बिकॉज़ ये जो स्मोकिंग की हैबिट है, इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर दी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और इसके अलावा किसी भी किस्म का ट्रॉमा, अगर वो घर में जो है किसी वजह से नाखुश रहती है, तो ये जो ट्रॉमा है या ये जो डिप्रेशन है वो कैरी ऑन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के फॉर्म में। और इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, अगर उसको कोई प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो इस चीज़ को भी वो कैरी ऑन कर लेती है, जो कि एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन कॉज कर सकता है। प्री टर्म बर्थ, अगर बच्चे की जो पैदाइश है वो वक्त से पहले हो जाए, इट कैन लीड टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि एक किस्म का ट्रॉमा होता है। उसके बाद सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। आपको पता है हमारे माशरे में एक इस तरह का नॉर्म है कि अगर किसी औरत के 3-4 बेटियाँ हैं और अगर उसको दोबारा बेटी पैदा हो जाती है, तो सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उस पे अटैक कर देते हैं, हल्ला बोल देते हैं कि तुम्हारी वजह से जो है बेटी पैदा हुई है, तो हमारी फैमिली के लिए मनहूस हो और दिस एंड दैट। तो ये चीज़ें जो हैं एक फ़ीमेल को इमोशनली जो तौर पे बिल्कुल शटर कर देती हैं। तो काइंडली इस तरह के काम ना करें, और इस टाइम पे एक औरत को जो है अपनी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी मेंबर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको अपने पार्टनर की, उसके हस्बैंड की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर इस कंडीशन में उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो जिसकी वजह से वो एकदम से इसका जो डिप्रेशन है माइल्ड से वो एकदम से सीवियर फॉर्म में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी अपनी घर की जो फीमेल है वो जो है बिल्कुल नाकारा सी हो जाएगी, ना वो फिजिकली तौर पे फिट रहेगी, ना मेंटली तौर पे फिट रहेगी। और एंड में ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो उसकी लाइफ में भी आना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं कि कौन सी वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचा सकते हैं। अच्छी खुराक अगर आप लेती हैं तो इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसे कि ये देखा गया है, रिसर्च में आया है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले खातून जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट, अच्छी कैल्शियम सप्लीमेंट लेती है, विटामिन डी अच्छी लेती है, तो इसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क कम होते हैं। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, डीएचए और ईपीए वगैरह, जो कि एक अच्छे मिल्क सप्लीमेंट में होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी से पहले कुछ खवातीन आती हैं और हम उनको एक दूध प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस दूध के अंदर भी जो है ये चीज़ें बहुत ही अच्छी मिकदार में होती हैं, प्रोवाइडेड कि वो दूध एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का हो।
और इसके अलावा खुराक में अगर वो हमारी जो कुछ मरीज़ हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करें? जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, ब्रोकली वगैरह है, और इसके अलावा जो देसी अंडे वगैरह हैं, इसके अंदर ये फैटी एसिड्स और कैल्शियम की जो अमाउंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके जो अलावा जो फैटी फिश होता है, जो फिशी जो फैटी फिश जिसमें ऑयल ज़्यादा होते हैं, सैल्मन्स वगैरह, ये फिश जो है इसके अंदर भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जिसकी वजह से आपकी बेबी का जो वेट है वो भी बहुत अच्छा गेन होता है और आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इसके अलावा विटामिन सी का भी बहुत ज़्यादा रोल देखा गया है पोस्टमार्टम डिप्रेशन को बचाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इस बात का ख़्याल रखेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, मेरी कोई वीडियो जो है मेरी प्रेग्नेंट बहनें देख रही हैं, तो काइंडली अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अंडे खाएँ, दूध खाएँ, दही खाएँ, और अभी सर्दियों का मौसम है, फ़िश का इस्तेमाल करें, ठीक है? और इसके अलावा जो है जैसे ही उनकी डिलीवरी की करीब आ रही है, तो इसमें उनकी फैमिली उनको सपोर्ट दे, और पहले जो 2 हफ़्ते होते हैं डिलीवरी के बाद वो बहुत अहम होते हैं। इसके लिए एक रूल है, 5-5-5 का रूल है, जिसे कहते हैं 5 डेज़ इन बेड, 5 डेज़ ऑन बेड एंड 5 डेज़ अराउंड द बेड। यानी 5 दिन एक औरत बेड से बिल्कुल ना निकले, बेड से ना निकले और अपने बच्चे के साथ कडल करे, उसके साथ खेले, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करे और उसको ब्रेस्ट फीड करे, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है और माँ और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग का काम करता है और उसको खुश रखता है। उसके बाद है 5 डेज़ ऑन द बेड, यानी इस पे वो थोड़ा बैठना शुरू करे, बेड के ऊपर सिटिंग शुरू करे। अगर उसके दूसरे बड़े बच्चे हैं उनके साथ जो है पज़ल करे, कलरिंग करे, उनके साथ बातें करे। इससे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है माँ और बच्चों के दरमियान। और 5 डेज़ अराउंड द बेड का मतलब है कि वो जो है अपने हल्के-फुल्के काम, जैसे कोई अगर लॉन्ड्री वगैरह है फ़ोल्ड कर सकती है, बेड प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा खड़े होने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर 30 मिनट से ज़्यादा वो खड़ी रहेगी तो उसकी बचतानी इस टाइम बहुत ही कमज़ोर होती है और बचतानी अपनी जगह से हिल जाती है। यही वजह है कि हमारी ख़वातीन के अंदर ये जो यूट्राइन प्रोलैप्स है, बचतानी का बाहर निकलना, ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की थी आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।